सो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। अब देखो, गुड्स क्या होता है? तो गुड्स का मतलब वह चीज जो हमारा सामान है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, और सर्विसेज का मतलब क्या है? जो हम सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सबसे पहले जो बातें आएंगी उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब अगर हम किसी गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स है। फॉर एग्जांपल्स, सेलिंग ऑफ टीवी, कूलर एटसेट्रा, ये सब मेरा क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है। मतलब हम किसी गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं। एग्जांपल्स के तौर पे सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ टीवी, कूलर एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है। उसके बाद अब हम आते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज क्या है? फॉर एग्जांपल, रिपेयरिंग ऑफ टीवी, कूलर एटसेट्रा। अब देखो, फिर से समझो इस बात को। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी गुड्स को हम फर्दर सेल कर रहे हैं या फिर किसी गुड्स को हम परचेजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम टीवी परचेज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं, कूलर परचेज कर रहे हैं एटसेट्रा, इन सारी चीजों को जो हम परचेज करते हैं इसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब हम अगर सेल कर रहे हैं गुड्स को तो हम गुड्स को फर्दर सप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी गुड्स को हम सेल कर रहे हैं तो इस गुड्स को हम फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, और अगर किसी गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला हमको फर्दर सप्लाई कर रहा होगा। तो सप्लाई हर केस में होगा ही होगा, चाहे हम कर रहे हो या जो भी बेचने वाला है वो कर रहा है। पर गुड्स का सप्लाई तो कंपलसरी है, गुड्स का सप्लाई होना ही होना है। अब आते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है कि किसी चीज पे सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग टीवी बनवाने जाते हैं तो टीवी रिपेयरिंग होता है ना, तो वो क्या करता है? वो हमारे टीवी को रिपेयर करता है, हमारे लिए वो सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ कोई गुड्स हमें नहीं मिला, वो यहाँ पे वो हमारे सामान को रिपेयरिंग करके दिया, तो ये हमारा क्या है? रिपेयरिंग ऑफ गुड्स। मतलब कि रिपेयरिंग ऑफ टीवी, रिपेयरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, रिपेयरिंग ऑफ कूलर एटसेट्रा, ये सारा मेरा क्या है? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। इन सारे चीजों को हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब इन्हीं चीजों पे जो टैक्स लिवाइड होता है, मतलब टैक्स लगता है, टैक्स लिवाइड ऑन दीज थिंग्स बाय गवर्नमेंट कॉल्ड जीएसटी। यानी कि इन सभी चीजों पे जो टैक्स चार्ज होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही तो हम जीएसटी बोलते हैं। फिर से समझिए बातों को। जैसे किसी गुड्स को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं या उस गुड्स पे सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, इस पर जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगी इसी को हम क्या बोलेंगे? जीएसटी बोलेंगे। इट मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलेंगे। ये नाम ही से क्लियर हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स पे हम टैक्स भरते हैं या फिर जो उस गुड्स को रिपेयरिंग या गुड्स को मेंटेनिंग करने में जो सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता है, उस सर्विसेज पे जो हम टैक्स भरते हैं उसी को तो हम जीएसटी बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि ऊपर अभी हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे कि सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का या सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज का। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई कितने तरह के होते हैं। तो सप्लाई जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लाई कितने तरीके के होते हैं? सप्लाई दो तरीके के होते हैं। पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। अब ये इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई क्या है भाई? तो जो गुड्स को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं विद इन सेम स्टेट, मतलब जिस स्टेट में हम रहते हैं उसी स्टेटमेंट में अगर अपने गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। जैसे मैं प्रेम प्रभाकर, सामने कोई मोहन नाम का बंदा है, उसको हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुड्स हम सेल कर रहे हैं मोहन को, तो ये हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई है। मतलब प्रेम प्रभाकर फ्रॉम बिहार एंड मोहन ऑल्सो फ्रॉम बिहार, दोनों बिहार के हैं। तो जब गुड्स सप्लाई हो रहा है प्रेम प्रभाकर टू मोहन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। पर फर्दर केस में हम प्रेम प्रभाकर फ्रॉम बिहार, सामने कोई सोहन नाम का कोई बंदा है, एक तो मोहन था इधर, मान लो उधर कोई मनीष था, तो मनीष नाम का बंदा है, उसको हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वो अगर यूपी से, मैं प्रेम प्रभाकर, मनीष फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब देखो, प्रेम प्रभाकर और उत्तर प्रदेश, प्रेम प्रभाकर फ्रॉम बिहार, मनीष फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब हम दोनों जब गुड्स आपस में सेल करेंगे, हम अगर उसे सेल करते हैं या वो मुझे सेल करता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। क्योंकि गुड्स तो सप्लाई हो रहा है पर विद इन सेम स्टेट नहीं हो रहा है, विद इन डिफरेंट स्टेट्स हो रहा है। जब डिफरेंट स्टेट्स की बात आएगी तो वहां पे हमारा इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा, और जब विद इन सेम स्टेट की बात आएगी वो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब कि फिर से समझो इस बातों को,
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग इस चीज को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर बहुत हार्ड हो जाएगा और बहुत टिपिकल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप बस क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, क्योंकि जीएसटी जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस आप उतना ही अभी इस लेवल पे जानो, इसके बाद लेवल पे आप अच्छे से जानना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल तो ये जानो कि जीएसटी होता क्या है, इसे कैसे चार्ज करते हैं और ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में। अपने को बस इतने से ही मतलब है फिलहाल, आगे जब आगे पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, फिलहाल तो अभी इतने का जरूरत है तो इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से समझो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेकंड कंडीशन है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जब सप्लाई ऑफ गुड्स होगा इट मींस क्या, अगर कोई चीज हम सेल कर रहे हैं, अगर कोई चीज हम परचेज कर रहे हैं, जैसे टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, मान लो ये सब चीजें हम खरीद रहे हैं, ये हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब मान लो उसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चले गए, मेंस पार्लर चले गए, वहां पे सर्विसेज हमने टेकन किया, तो जो सर्विसेज हमको मिला वो सारा मेरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। इन सभी चीजों पे जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। इतना बात सबका क्लियर है? चलिए, इतना बात सबका क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ सप्लाई दो तरीके का होता है। पहला इंटरस्टेट सप्लाई, दूसरा इंट्रास्टेट सप्लाई। ये इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है? इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब है विद इन सेम गुड्स अगर हम किसी गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं उसे हम इंट्रास्टेट सप्लाई बोलेंगे। और इंटरस्टेट सप्लाई किसको बोलेंगे? तो विद इन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब प्रेम प्रभाकर फ्रॉम बिहार और कोई भी रमेश नाम का बंदा है फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, किसी भी स्टेट का हो, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी गुड्स को सोल्ड करेंगे या उस स्टेट से अपने स्टेट में गुड्स परचेज करके लाएंगे, इसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। पर अगर अपने ही इलाके में बेच रहे हैं, अपने बिहार, प्रेम प्रभाकर फ्रॉम बिहार, महेश फ्रॉम बिहार, दोनों बिहार के हैं, अब हम दोनों आपस में जब भी गुड्स का फर्दर सप्लाई करेंगे ये हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। आगे बोलता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी, थर्ड आईजीएसटी। 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग सीजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग एसजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। अब देखो ये तीनों होता क्या है, इन चीजों पे अब बातें करते हैं। सबसे पहले सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है उसको हम लोग सीजीएसटी बोलते हैं। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों से चार्ज करती है उसको एसजीएसटी बोलते हैं। और लास्टली आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके हमसे जब कोई जीएसटी चार्ज करती है। अब देखो सीजीएसटी का रेट अगर दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रेट 5% से जीएसटी चार्ज कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उतने से ही करेगी जितना सीजीएसटी हो रहा है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट हमेशा इक्वल्स होता है, कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट 10% जीएसटी चार्ज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट 5% जीएसटी चार्ज कर रही है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या मानेंगे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 5% से जीएसटी चार्ज कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी 5% से ही जीएसटी चार्ज करेगी। अब जब इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड क्या होता है? मिला हुआ। जब दो जीएसटी का रेट आपस में मिल गया तो ऑब्वियसली वो डबल हो जाएगा। तो सेंट्रल और स्टेट को मिला देते हैं जब, तो दोनों मिलके बन जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये वाला पे जो रेट होता है वो 10% का रेट होता है। रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ आईजीएसटी जब चार्ज होता है तो वो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे चार्ज होता है। ये देखो अभी हम लोग मान लो प्रेम प्रभाकर फ्रॉम बिहार और मुकेश फ्रॉम बिहार, हम दोनों आपस में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। हमने कोई फर्दर सप्लाई किया मुकेश को, मुकेश ने फर्दर सप्लाई किया हमको। तो इस कंडीशन में दोनों बिहार के ही बंदे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। किसी भी गुड्स को फर्दर सप्लाई करेंगे तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को चार्ज करेंगे। पर वहीं पे हम प्रेम प्रभाकर फ्रॉम बिहार और सामने है कोई रमेश नाम का बंदा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब देखो दोनों डिफरेंट स्टेट के हो गए ना, तो यहां पे हम लोग आईजीएसटी चार्ज कर लेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हमारा इंटरस्टेट सप्लाई था। इंटरस्टेट सप्लाई पे हम लोग आईजीएसटी को चार्ज करते हैं। यहां पे
टैक्स का जो रेट अगर वो 5% सीजीएसटी का था और 5% एसजीएसटी का था, ये यहां सीधे डबल होके 10% हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स पे कि एग्जांपल्स के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है राम फ्रॉम बिहार। राम नाम का कोई बंदा है जो बिहार से बिलोंग करता है और उसने परचेजेस किया गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से परचेजेस किया उसने गुड्स, और श्याम भी जो था वो भी बिहार से ही बिलोंग करता था। और गुड्स खरीदा कितने का? तो ₹50,000 का गुड्स उसने खरीदा, 50,000 रुपए का गुड्स उसने खरीदा। अब देखो क्या एंट्री हुआ होगा, और देखो यहां रेट भी मेंशन किया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी जो है वो सीजीएसटी पे 5%, एसजीएसटी पे 5%, तो आईजीएसटी में तो कहने की बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 10% हो जाएगी। अब जो राम नाम का बंदा है बिहार का, जब परचेजेस किया होगा तो क्या एंट्री रिकॉर्ड किया होगा? परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज किया और डेबिट हो गया कितने से? ₹50,000 से। उसके बाद सीजीएसटी उस पे पेड किया। अब देखो जो भी हम जीएसटी पेड करते हैं ना, फिलहाल जितना भी जीएसटी हम पेड करेंगे उसे हम एसेट मानेंगे, क्योंकि जीएसटी जो है ना वो वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब कि जितना भी गुड्स पे वैल्यू एडिशन होगा उस पे हमको टैक्स भरना पड़ेगा और उसी को हम लोग बोलेंगे जीएसटी। वो जो वैल्यू एडिशन होगा वो बाद में हम सामने वाले से रिकवर भी कर लेंगे। मान लो कि अभी हम किसी गुड्स को परचेज किए, जब हम परचेज किए तो गुड्स मेरे यहां आया होगा। जब गुड्स मेरे यहां आया होगा तो हमने उस गुड्स पे जीएसटी पेड किया होगा, और ये जो जीएसटी हम पेड किए ये मेरा टेम्पररी एसेट्स है, ये परमानेंट एसेट्स नहीं है मेरा, ये टेम्पररी एसेट्स है। बात समझना, ये जो है जीएसटी हमने जो पेड किया ये हमारा टेम्पररी एसेट्स है, ये परमानेंट एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एसेट के बदले में, ये जो जीएसटी हम अभी पेड करके आए, ये एसेट के बदले में हम जब इस गुड्स को फर्दर सप्लाई करेंगे, कहीं और सेल करेंगे, तो सामने वाले से भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे। वही जो जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे वो मेरा जीएसटी का लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि वो हमने किसी से कलेक्ट किया है। और ये जीएसटी का पैसा ना मेरा है ना आपका है, ये जीएसटी का पैसा सिर्फ गवर्नमेंट का है। मतलब इससे होने वाला रेवेन्यू सिर्फ गवर्नमेंट को जाएगा और किसी के भी पैकेट में ₹1 भी नहीं जाएगा। तो अभी हम जीएसटी जब सामने से कलेक्ट किए तो ये मेरा लायबिलिटी है, ये गवर्नमेंट को हमको पेड करना पड़ेगा। अब मानो जैसे हमने यहां गुड्स परचेजेस किया ₹50,000 का, तो सीजीएसटी जो पेड किए ₹2,500, इसको हम टेम्पररी एसेट मान लिए, और एसजीएसटी भी जो पेड किए हम उसको भी टेम्पररी एसेट मान लिए। तो एसेट इंक्रीज हमारा डेबिट हो जाता है, इसलिए इन तीनों को हमने किया डेबिट। परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ था तो डेबिट हो गया। अब श्याम नाम का क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी मेरा कितना से बढ़ गया? 55,000 से। अब देखो उससे हमने गुड्स परचेजेस कितना का किया था? तो उससे तो हमने गुड्स परचेजेस किया था ओनली 50,000 का, पर अभी वो मेरा क्रेडिटर कितने से बना हुआ है? 55,000 से। ऐसा क्यों? तो 2500 और 2500 जीएसटी का नाम का लायबिलिटी उस पे बढ़ा। मेरे लिए वो टेम्पररी एसेट्स है पर उसके लिए वो टेम्पररी लायबिलिटी है। तो ये 5,000 रुपया जो है उसके लिए एक टेम्पररी लायबिलिटी बना और अपने लिए एक टेम्पररी एसेट बना। इसलिए अपने बुक में हम लोग राम हैं, हम लोग राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया? अपना एसेट इंक्रीज कर लिया। अब देखो आगे क्या हुआ। फिर देखिए, राम फ्रॉम बिहार सोल्ड गुड्स टू मोहन फ्रॉम यूपी ₹80,000। अब यहां देखिए राम जो है वो बिहार के हैं और गुड्स सोल्ड किसको कर रहे हैं? मोहन को। और मोहन कहां से बिलोंग कर रहे हैं? यूपी से। अब इस पे आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए? सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी? तो ऑब्वियसली आपके हिसाब से आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि हम अभी अभी ऊपर में पढ़ रखे हैं कि जब भी गुड्स हम सप्लाई करेंगे, अगर वो गुड्स मेरा इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा तो उस पे आईजीएसटी चार्ज होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। इसलिए हम लोग ये गलती करेंगे ही नहीं और हम लोग सीधे समझेंगे कि इस पे आईजीएसटी ही चार्ज होगा। अब देखिए, राम फ्रॉम बिहार सोल्ड गुड्स टू मोहन फ्रॉम यूपी ₹80,000। तो मोहन नाम का, डेटर नाम का एसेट अपने बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा। मोहन नाम का, डेटर नाम का एसेट अपने बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा। अब अमाउंट अभी मत देखो। उसके बाद हमने सेल किया था। कितने का सेल किया है? 80,000 का। अब ये 80,000 का जो हमने सेल किया, इस पे हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा? बिल्कुल कलेक्ट किया होगा। तो आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 10% से हमने कलेक्ट किया, जो रेट ऑलरेडी ऊपर में यहां मेंशन है 5%, 5% और 10%। तो आईजीएसटी का रेट जो 10% है उस हिसाब से हमने 8,000 का आईजीएसटी कलेक्ट कर लिया।
यानी कि अब मोहन नाम का डेटर मेरा टोटल एसेट बन गया 88,000 से। फिर उसके बाद राम फ्रॉम बिहार परचेजेस गुड्स फ्रॉम रमेश ऑफ दिल्ली ₹1,00,000। अब देखिए राम जो कि बिहार का बंदा है, गुड्स उसने परचेजेस किया कितने का, 1,00,000 का। किससे, तो रमेश फ्रॉम दिल्ली, राम फ्रॉम बिहार और रमेश फ्रॉम दिल्ली। अब ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो ऑब्वियसली ये हमारा इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इस गुड्स पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे ऑलरेडी हम लोग जो पढ़ रखे हैं कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो IGST ही चार्ज होगा। तो उसी तरीके से यहां हमने परचेजेस किया 1,00,000 रुपीस का और IGST हमने पेड किया 10,000 रुपीस का। तो जब हम लोग परचेजेस किए गुड्स रमेश से जो कि दिल्ली का था, तो ये हमारा इंटर स्टेट सप्लाई था और इस पे हमारा IGST चार्ज होगा, इसलिए परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएगा और डेबिट हो जाएगा ₹1,00,000 से। IGST पेड नाम का मेरा एसेट इंक्रीज कर जाएगा और डेबिट हो जाएगा 10,000 से। और रमेश नाम का क्रेडिटर नाम का लाइबिलिटी अपने बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा 1,10,000 से। रमेश क्रेडिटर्स लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, क्रेडिट ₹1,10,000 बिंग गुड्स परचेजेस फ्रॉम रमेश। ये भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की ओर। बोलता है राम फ्रॉम बिहार सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑफ बिहार ₹1,30,000। राम जो है वो बिहार का ही बंदा है और गुड्स सोल्ड कर रहा है किसको, राजेश को कर रहा है। कितने का कर रहा है, तो 1,30,000 का कर रहा है। तो राजेश नाम का डेटर नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा और डेबिट कर देंगे 1,43,000 से। सेल्स नाम का इनकम इंक्रीज हो जाएगा, उसको क्रेडिट कर देंगे 1,30,000 से। और जो जो CGST और SGST के नाम से हमने उनसे जो भी कलेक्शन लिया वो सारा मेरा क्या हो जाएगा, मेरा टेम्पररी लाइबिलिटी हो जाएगा, जिसको हम लोग इंक्रीज्ड क्रेडिट कर देंगे। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ GST पेड या पेएबल टू गवर्नमेंट। मतलब कि कितना GST हम पेड किए हुए हैं या अभी भी पेड करना बाकी रह गया है गवर्नमेंट को, ये कैलकुलेट करना सबसे टफ काम होता है। तो आइए इन चीजों से हम लोग अभी निपटते हैं। अब देखो जब भी ये चीज कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग ये देखेंगे कि कितना GST अभी तक हम पेड कर रखे हैं और कितना GST अभी भी पेड करना बाकी रह गया है। हम लोग यही देखेंगे ना, और वही जो बाकी रह गया है उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। जैसे जब जब हम कहीं से परचेजेस किए होंगे गुड्स, तो जो जो GST हम पेड किए होंगे वो सारा मेरा एसेट होगा। और जब जब हम गुड्स सेल किए होंगे और उस पर GST हम कलेक्ट किए होंगे, ये सारा मेरा लायबिलिटी होगा। मतलब हमको पेमेंट करना चाहिए था इतना और पेमेंट कर रखे हैं कितना, अगर उनसे इसमें घटा देंगे, फिर से समझना बात को, हमें पेमेंट करना चाहिए था कितना, ये मेरा लायबिलिटी, और हम पेमेंट कर रखे थे कितना, ये मेरा एसेट। अगर इस लायबिलिटी में से इस एसेट को घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि कितना अभी पेमेंट करना बचा हुआ है। क्या बोले हम, फिर से समझिए। ये जो ऊपर अभी हमारा जितना भी हमारा GST कलेक्टेड नाम का लायबिलिटी तैयार हुआ था, इन सारे लायबिलिटीज को एक जगह पे एडिशन करके लिख लेंगे। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन से चलते हैं। जितने भी क्रेडिट में होंगे वो सारे मेरे लायबिलिटीज होंगे जो अभी हमें पेड करना बाकी होगा। अब देखो IGST कलेक्टेड नाम का एक क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 8,000 रुपीज का, एक तो ये हो गया। दूसरा CGST कलेक्टेड, SGST कलेक्टेड, ये तीनों चीज का दिख गया बैलेंस हमको इतना इतना। अब देखो इन सारे बैलेंसेस को लायबिलिटीज में लिख लेंगे हम। अब ये जो CGST कलेक्टेड है इसको हम लोग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। 6,500 रुपीज का हमारा CGST का लायबिलिटी था, 6,500 का SGST का लायबिलिटी था और 8,000 का IGST का लायबिलिटी था। सबसे पहले तीनों लायबिलिटी को हम लोग खोज के निकाल लिए। अब आते हैं GST कौन हम पेड कर रखे थे। तो GST जो हम पेड कर रखे थे, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, ये कितने कितने का पेड कर रखे थे, तो 2,500 CGST पे हम ऊपर पेड कर रखे थे, 2,500 SGST पे पेड कर रखे थे, 10,000 IGST पे पेड कर रखे थे। आइए एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। ये देखिए जितने भी डेबिट साइड में है ये सारा मेरे एसेट्स हैं। CGST पेड 2,500, SGST पेड 2,500, ये दोनों मेरा एसेट्स है। और IGST पेड 10,000 रुपया। ये देखिए तीनों ट्रांजेक्शन्स मिल गया ना। सारे को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, GST कलेक्टेड में से GST पेड को हम सारे को लेस कर देंगे। इससे जो निकल के, और ये जो ब्रैकेट में जो अमाउंट डाला हुआ है ना वो मेरा निगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। जैसे जो मेरा लायबिलिटी है वो मेरा निगेटिव बैलेंस है ना, वो हमको पेड करना चाहिए था उतना। तो हमको पेड कितना करना चाहिए था, 6,500 CGST पे, और हमने पेड कितना कर रखा है 2,500
सीजीएसटी पे हमने ऑलरेडी पेड कर रखा है। तो ये जो 4000 निकल के आएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अभी भी लायबिलिटी बचा हुआ है जो हमको पेड करना बाकी है गवर्नमेंट को। मतलब कि जब हम सामान खरीदे थे उस वक्त हम 2500 रुपया ही गवर्नमेंट को पेड किए थे, पर आज जब बेचे हैं तो उस पर 6500 का कलेक्शन कर लिए हैं, तो ज्यादा कर लिए है ना। तो गवर्नमेंट हमको कहती है आप जितना ही ज्यादा जीएसटी मेरे नाम पे कलेक्ट करोगे वो सारा मेरा रेवेन्यू है, और एक टाइम आएगा जब आपको सारा पेमेंट करना पड़ जाएगा। और वो टाइम कब आता है, तो जीएसटी पेमेंट करने का हर महीने टाइम आता है, जो आगे आप लोगों को प्रोविजन पढ़ना है, लेकिन यहां नहीं पढ़ना है। फिलहाल इतना समझो कि जब भी गवर्नमेंट हमसे पैसा मांगेगी तो उनके नाम से जितना भी हम कलेक्ट किए हैं वो सारा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 1 रुपया भी मेरे पैकेट में नहीं जाएगा। तो ये 4000 रुपीज अभी भी लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट को हमको पेमेंट करना है। आइए इधर देखते हैं, यहां भी सेम 4000 हमारा लायबिलिटी अभी भी बरकरार है। आइए अब आते हैं आईजीएसटी में। तो आईजीएसटी में 8000 मेरा लायबिलिटी बना था और हम पेमेंट कर रखे थे 10000। मतलब गवर्नमेंट के पास ही अभी एसेट मेरा 2000 रुपए का पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के पास 2000 का पॉजिटिव बैलेंस अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अब देखेंगे आगे, तो अब हम आगे इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए कि ये जो आईजीएसटी है ना, इस आईजीएसटी को, ये आईजीएसटी का बचा हुआ जो भी अमाउंट रहेगा, जो एसेट अपना पड़ा हुआ रहेगा, उस एसेट को चाहे तो हम सीजीएसटी पेड करने में, चाहे फिर एसजीएसटी पेड करने में इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मैनर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को किस मैनर में यूटिलाइज करना है, इन चीजों को अब हम सीखेंगे और ध्यान से इन चीजों को देखेंगे। आइए देखते हैं मैनर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। मैनर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इट मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हो गया जो जीएसटी हमने पेड कर रखा है, जिस जीएसटी को हम पेड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो हमारा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब ये एसेट को हम कैसे अपने लायबिलिटी को पेड करने में यूटिलाइज करें, आइए उन चीजों को सीखते हैं। तो सबसे पहले सीजीएसटी पेड नाम का जो आईटीसी है, मतलब कि जो सीजीएसटी हम पेड कर रखे हैं वो सारा मेरा क्या है, एसेट है ना। उस सीजीएसटी पेड को हम सीजीएसटी कलेक्टेड के साथ सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे। इट मींस जब हमने सीजीएसटी पेड किया होगा तो वो मेरा टेम्पोररी एसेट बनके तैयार हो गया होगा। क्योंकि जब हम सीजीएसटी पेड कब करते हैं, हम सीजीएसटी पेड तब करते हैं जब हम, जिस वक्त हम गुड्स को परचेज करते हैं उस वक्त हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को हम फर्दर पेड करते हैं। और जब हम गुड्स को सेल करते हैं उस वक्त हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं। और जितना भी हमने कलेक्ट किया वो हमारा गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा सारा हमको गवर्नमेंट को पेड करना है। और हमने जब परचेजेस किया था गुड्स को उस वक्त जो हमने पेड किया होगा जीएसटी, उसको हम लोग एसेट मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो पेड है और अब जो हमने कलेक्ट किया, मान लो 10,000 रुपए का गुड्स हमने खरीदा और उस पे 10% के हिसाब से जीएसटी पेड किए, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया होता है, यानी कि टोटल 11,000 रुपीज का हमने परचेजेस किया, जिसमें से 10,000 रुपए का तो सामान आ गया और 1,000 रुपीज जीएसटी जो हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पेड कर दिया। अब देखो जब हम उस गुड्स को फर्दर सप्लाई करेंगे तो उस गुड्स को हम कितने में सप्लाई करेंगे, 10,000 में तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन घाटे का सौदा करता नहीं है। इट मींस बिजनेसमैन जब भी किसी गुड्स को बेचेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट को इंक्लूड करके ही बेचेगा। तो अब देखो बिजनेसमैन गुड्स को बेच रहा है तो वो 10,000 में तो बेचेगा ही नहीं, वो 10,000 का है तो एटलीस्ट 12,000 में जरूर बेचेगा। तो 12,000 में जब उस गुड्स को सेल करेगा तो 12,000 पे 10% के हिसाब से जीएसटी फिर वो कलेक्ट करेगा। अब देखो पहले जीएसटी जब परचेज किया था तो पेड किया था, जब सेल कर रहा है तो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। तो जीएसटी कलेक्टेड जो है वो मेरा टेम्पोररी लायबिलिटी है, क्योंकि उसको उस टेम्पोररी एसेट्स के साथ हम मैनेज कर देंगे जब हम परचेज करते समय जो जीएसटी पेड किए थे। इट मींस जब हम 10,000 का गुड्स खरीदे, 1,000 रुपीज जीएसटी पेड किए, आज हमने 12,000 रुपए का वही गुड्स को सोल्ड किया तो 1,200 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया, यानी 200 रुपीज हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया। और गवर्नमेंट कहती है कि ये जो जीएसटी है वो अपना रेवेन्यू है, वो मेरा रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में आपको 1 रुपए का भी अधिकार नहीं है। तो ये जो 200 रुपया हम एक्स्ट्रा कलेक्ट किए ना, ये 200 रुपया हम गवर्नमेंट को पेड कर देंगे, क्योंकि 1,000 तो हमने पहले से ही पेमेंट करके रखा है, ये 200 रुपया हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया, इस 200 रुपए को हम गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। इसी को कहते हैं मैनर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। मतलब कि जीएसटी को किस वे में मैनेज करना है, किस वे में एसेट और लायबिलिटी को मैनेज कर देना है।
इसी चीज को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। अब देखिए, पहले तो सीजीएसटी, मान लो अगर सीजीएसटी हमने कुछ पेड करके रखा है, वो मेरा टेम्पोररी एसेट बना हुआ है, उस एसेट को सबसे पहले हम सीजीएसटी कलेक्टेड नाम के लायबिलिटी के साथ मैनेज करेंगे। अब मान लो कि सीजीएसटी मेरा कलेक्टेड नाम का लायबिलिटी पेड करने के बाद भी सीजीएसटी पेड नाम का कुछ एसेट बचा हुआ है, तो फिर उस एसेट को हम आईजीएसटी कलेक्टेड के साथ मैनेज कर देंगे। मतलब कि आईजीएसटी कलेक्टेड नाम का कुछ लायबिलिटी अगर बचा हुआ है, उस लायबिलिटी के साथ उसे मैनेज कर देंगे। उसी प्रकार से अब देखो, एसजीएसटी पेड है, तो एसजीएसटी पेड नाम का जो एसेट अपना पड़ा हुआ है, उस एसजीएसटी पेड नाम के एसेट को हम एसजीएसटी कलेक्टेड नाम के लायबिलिटी के साथ मैनेज कर देंगे। और भी अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी कलेक्टेड नाम के लायबिलिटी के साथ मैनेज कर देंगे। उसके बाद अब आते हैं आईजीएसटी पेड के साथ। तो आईजीएसटी पेड जो है, ये इस एसेट को सबसे पहले हम आईजीएसटी कलेक्टेड के लायबिलिटी से मैनेज करेंगे, और फर्दर कुछ और भी बच गया तो उसको आइदर सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्टेड के साथ मैनेज कर देंगे। मतलब जो ज्यादा हो, जिसके साथ मेरा मर्जी कर जाए, पहले सीजीएसटी के साथ मैनेज करने का मन करे तो पहले सीजीएसटी के साथ कर देंगे, बाद में एसजीएसटी के साथ करने का मन करे तो बाद में एसजीएसटी के साथ करेंगे। मान लो पहले ही एसजीएसटी के साथ मैनेज करने का मन कर गया और बाद में सीजीएसटी के साथ, कोई बात नहीं, वैसे ही मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आईजीएसटी जो है वो पहले तो अपने आप से मैनेज होगा, मतलब अपना लायबिलिटी पहले खत्म करेगा, जो एसेट है वो अपना लायबिलिटी को पहले खत्म करेगा, और जो बच जाएगा उसको सीजीएसटी या एसजीएसटी के साथ खत्म कर लेगा। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है पहले अपने आप के साथ, मतलब सीजीएसटी का जितना भी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी के साथ मैनेज हो जाएगा, बाद बाकी जो बचेगा वो आईजीएसटी के लायबिलिटी के साथ मैनेज हो जाएगा, दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। ये था हमारा मैनर्स ऑफ यूटिलाइजेशंस ऑफ जीएसटी। आइए अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब तक आप इतने सारे जर्नल एंट्री से आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जीएसटी के लायबिलिटीज जो बचे हुए हैं उसे गवर्नमेंट को कैसे पेड करते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको मैनर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी समझना पड़ेगा, जो कि अभी अभी आपने समझ लिया। अब आइए आगे हम यूटिलाइज करके देखते हैं जीएसटी को, कैसे कितना पेएबल बन रहा है गवर्नमेंट को, ये देखते हैं। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेड पेएबल टू गवर्नमेंट, कितना जीएसटी पेड करना है गवर्नमेंट को। यहां पे जीएसटी कलेक्टेड नाम का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पड़ा हुआ है 6,500 रुपए का सीजीएसटी में, और 6,500 रुपए का एसजीएसटी में, और 8,000 रुपीज का आईजीएसटी में। अब देखो, जीएसटी पेड नाम का एसेट ऊपर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है 2,500 का सीजीएसटी में, 2,500 का एसजीएसटी में, और 10,000 का आईजीएसटी में। इट मींस 4,000 अभी भी पेमेंट करना बचा रह गया गवर्नमेंट को, सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में भी 4,000 का बचा रह गया लायबिलिटीज पेमेंट करने को। और जो हमारा आईजीएसटी था उसमें 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो अभी भी एसेट पड़ा हुआ है। देखो, जो ब्रैकेट में है वो निगेटिव बैलेंस है और जो बिना ब्रैकेट के है वो पॉजिटिव बैलेंस है। तो 2,000 जो है वो अपना पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है आईजीएसटी के एसेट में। अब देखो, इस आईजीएसटी के एसेट को हम यूटिलाइज कर देंगे, चाहे तो सीजीएसटी, सबसे पहले तो आईजीएसटी के लायबिलिटी को पेमेंट करने में, जो कि लायबिलिटी बचा हुआ है ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो 10,000 था वो पूरे लायबिलिटीज को पेमेंट कर, ये जो कि ऊपर 8,000 था उस पूरे लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद 2,000 और एसेट ही बचा हुआ है। तो इस एसेट को चाहे तो सीजीएसटी चाहे तो एसजीएसटी, जिसके भी साथ मन करे उसके साथ हम यूटिलाइज कर लेंगे और मैनेज करके खत्म कर देंगे। क्योंकि देखो, एक तरफ अपना एसेट पड़ा हुआ है, दूसरे तरफ लायबिलिटी पड़ा हुआ है। एक एग्जांपल से आप समझो बात को। आप किसी दुकान में गए सामान खरीदने, अब देखो उस दुकान में मान लो वो सामान अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप बोले कि ये लो 2,000 रुपया, आप इस सामान को जब लाना तो हमको दे देना, ये पैसा आप मेरा रखे रहो अभी फिलहाल के लिए। अब मान लो कल होके आप जाते हो उस दुकान में और आपको कोई और सामान खरीदने का मन करता है, तो आप उस सामान को लेते हो, तो क्या वो दुकानदार आपके पुराने पैसे से उसको मैनेज नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। जब हमारा ऑलरेडी एसेट वहां पे पड़ा हुआ है तो अपने लायबिलिटी को हम उस एसेट से सेट ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो 2,000 रुपए का एसेट था आईजीएसटी में, इस 2,000 के एसेट को, ये देखो आईजीएसटी इनपुट यूज्ड टू पे सीजीएसटी आउटपुट, पहले हम सीजीएसटी के आउटपुट से पेमेंट करके खत्म कर दिए। सीजीएसटी का लायबिलिटी 2,000 रुपीज बचा हुआ है और एसजीएसटी का लायबिलिटी 4,000 बचा हुआ है। यहां से 2,000 निकाल के सीजीएसटी में भेजे थे तो यहां पे नील हो गया। 2,000 हम सीजीएसटी का लायबिलिटी गवर्नमेंट को पेड करेंगे और 4,000 रुपया एसजीएसटी का लायबिलिटी हम लोग गवर्नमेंट को पेड करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हो गया
पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो गया जीएसटी पेड, ये मेरा टेम्पोररी एसेट। दूसरा जीएसटी कलेक्टेड, ये मेरा टेम्पोररी लायबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग फाइनल सेटलमेंट का एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो सीजीएसटी कलेक्टेड नाम के लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिए, जितना भी लायबिलिटीज था उसे पेड ऑफ कर दिए, तो उसको डिक्रीज करके खत्म कर दिए। 6500 से मेरा टोटल लायबिलिटी डिक्रीज हो गया और सीजीएसटी पेड नाम का एसेट मेरा 2500 से डिक्रीज कर गया। अब देखो 6500 का टोटल लायबिलिटीज था और एसेट मेरे पास 2500 ही था, तो यानी 4000 का अभी भी लायबिलिटी बचा रह गया ना, बिल्कुल बचा रह गया। तो आईजीएसटी का जो बचा हुआ एसेट था उस एसेट से हमने मैनेज करके 2000 रुपया यहां मैनेज कर लिया। फिर उसके बाद भी 2000 रुपया बचा रह गया, उसको हमने कैश में पेमेंट कर लिया, क्योंकि और तो एसेट मेरा बिजनेस में पड़ा हुआ था नहीं जीएसटी के नाम पे, तो उसको हम क्या करेंगे, कैश में पेमेंट कर देंगे। उसी तरीके से एसजीएसटी का लायबिलिटी हमने 6500 से डिक्रीज किया, तो एसजीएसटी नाम के पेड नाम के एसेट को भी 2500 से डिक्रीज कर दिया। बाकी का जो बचा वो कैश में 4000 रुपीज से डिक्रीज कर दिए। आईजीएसटी लायबिलिटी यहां डिक्रीज हुआ 8000 से, आईजीएसटी पेड नाम का एसेट डिक्रीज हुआ 8000 से। कहानी खत्म। यही अपना सेटलमेंट का एंट्री था। देखिए बिंग सीजीएसटी लायबिलिटी सेटल्ड, बिंग एसजीएसटी लायबिलिटी सेटल्ड और बिंग आईजीएसटी लायबिलिटी सेटल्ड। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हम लोग जितना डिस्कशन करना था वो सारे डिस्कशन कर लिए। हो सकता है किन्हीं को किन्हीं चीज को समझने में दिक्कत हुई होगी, जाहिर सी बात है दिक्कत होती है सभी को। अगर किन्हीं को किसी भी चीज में परेशानी होती है, कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनके कमेंट का रिप्लाई दे पाए। और अगर किन्हीं को चाहिए कि इस पे एक और स्पेशलाइज्ड वीडियो बन के आए, तो ऑब्वियसली हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। और हाँ, इस बार वीडियो थोड़ी लेट आई है, पर नेक्स्ट टाइम से वीडियो एकदम टाइम पे आया करेगी। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और जो चाहते हैं कि हम कॉमर्स के पूरे 11th और 12th के सीरीज को फॉलो करें, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। हर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के एक एक टॉपिक वाइज वीडियोस आएंगे। तो कृपया करके जो बच्चे कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि रोज हमारे वीडियोस आएंगे, रोज आपके पास क्लास पहुंचेंगे। अब आपको क्लासेस में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ताकि लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद।